को नहीं कोई चीज़ कि सर हमारा समझ में के को नहीं आई के नहीं आई। तो बस चीज़ थे जरूर स्पेशली बताया करो कमेंट में डाल के। और था कि सबसे बड़ी गलती क्या है बेरो, ये वीडियो पूरा बन देखो। और मैं हमेशा आई चीज़ बोलूँ कि जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखागा तब तक थारे समझ में कुछ को नहीं आओगे। तो वीडियो जरूर कंप्लीट देखा करो। अब कितना टाइम पहले काल थाने पढ़ाई वगैरह रात चतुर्थ, अब थे वीडियो कंप्लीट कौन देखो थारा कुछ समझ में को नहीं आवे। और एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत लागे भी चीज़ को भी थाना बेरो है वास्ते कंप्लीट देखा करो। कंप्लीट देखा बिना समझ में क्यों को नहीं आवेगी। और मेरे भाइयों नौकरी लाग जाओगे नहीं, जिंदगी बहुत मुश्किल हाल है, बहुत प्रॉब्लम आवेगी। इनकम क्या करेगा बाद में। अगर एक बार सरकारी नौकरी किसी भी सेक्टर में पकड़ ली ना तो पूरी जिंदगी 40 साल की आप बड़ी सेट हो जाएगी। और यदि आज मेहनत कौन करी ना तो आप बड़ी 40 साल भी बेकार चली जाएगी। तो थाना ये निर्णय करना है कि भाई आप बड़ी जी 40 साल है बन के हिसाब से गुजारनी है। अगर आज अच्छे से मेहनत कर ली ना तो काल एक सुनहरो भविष्य था के सामने खड़े है। वास्ते कंप्लीट देखो और मेहनत करो। कोई दिक्कत परेशानी है तो माने बताओ, मैं था कि सोल्व करेंगे। था के ये कर रहे हैं भाई जो कुछ कर रहे हैं। तो आज अपना जो शासक है वो अंतिम शासक है। एक तो इसके साथ ही अजमेर को चौहान वंश भी आपको खत्म हो जाएगो। तो शासक कौन है भी को नाम था ना पहले से भी पता है कि पृथ्वीराज चौहान तीर्थ। इको शासन काल के तो हो 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक। तो आज आप बात किसके बारे में करा हाँ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करा। तो देखिए साऊं पहली कि पृथ्वीराज चौहान जो तीर्थी था उनको जन्म कब हुआ। देखिए इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर, अहिल पाटन। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सर गुजरात के अंदर। तो पृथ्वीराज तो जन्म कब हुआ 1166 अहिल पाटन गुजरात में। इनके पिता को क्या नाम हो, पिताश्री को नाम क्या हो, पृथ्वीराज के पिताश्री को नाम हो सोमेश्वर। और इनकी माता को नाम क्या हो, इनकी माता को नाम हो कर्पूरी कपूरी देवी। देखिए दो जगह मिल सका, तो कर्पूरी देवी भी मिलेगा और कपूरी देवी भी मिलेगा, तो कंफ्यूज को नहीं होना है। पृथ्वीराज की उपाधियों की आप बात करा कि पृथ्वीराज की उपाधि के तो देखिए पृथ्वीराज की उपाधि एक तो अंतिम हिंदू सम्राट, और एक उपाधि राय पिथौरा, और एक उपाधि ही बिखो नाम की हो दलपोंगल। तो एक पृथ्वीराज की 3 उपाधियां हैं, अंतिम हिंदू सम्राट, राय पिथौरा और दलपोंगल। देखिए दलपोंगल से एक उपाधि और आती है, उसका नाम है दलथंबन। दलथंबन पृथ्वीराज की दलपोंगल है, दलथंबन भी आती है। इसमें परेशान नाम दोनों सेम से हैं इसलिए कंफ्यूज होगा। तो दलपोंगल और दलथंबन, जो दलथंबन उपाधि है ना ये गज सिंह की है। गज सिंह खटा को, गज सिंह बीकानेर को शासक हो। और ये उपाधि किसने दी थी गज सिंह को, जहांगीर ने। बीकानेर को सम्राट, बीकानेर को शासक, राठौड़ शासक, गज सिंह को उपाधि जहांगीर ने दी थी। दलथंबन और पृथ्वीराज की है दलपोंगल की उपाधि। उपाधियों से आएगा तो कुछ और बता दूं, यदि थाना क्वेश्चन को पूछ ले कि प्रबल हिंदू राजा कौन ने कहे तो राणा हमीर ने। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदू सुल्तान किन बोले या हिंदू सुल्तान की उपाधि है तो ये है राणा कुंभा की।
और यदि आपसे पूछ लें कि हिंदूपति या हिंदू पंत किन बोले, तो वो की का नाम है, उपाधि किसकी है, राणा सांगा की। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदू बादशाह, तो वो कौन है, मालदेव मारवाड़ को। तो कोई कंफ्यूजन है। पृथ्वीराज 1177 से 92 ईस्वी तक शासनकाल था। जन्म 1166 ईस्वी के अंदर अहिल पाटन गुजरात के अंदर। पिता को नाम सोमेश्वर, माता को नाम कपूरी देवी। उपाधियों की बात करें तो अंतिम हिंदू सम्राट, राय पिथोरा, दलपुंगल, दलथम्बन बीकानेर के शासक गज सिंह की है, जो कि जहांगीर ने दी थी उसे। प्रबल हिंदू राजा राणा हमीर को बोलते हैं। हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को, हिंदूपति या पंत राणा सांगा को, और हिंदू बादशाह बोलते हैं मालदेव को। अब देखिए जी पृथ्वीराज के बारे में आगे। अब आप बात करें हाँ पृथ्वीराज की विजयों की बात। देखिए सबसे पहले पृथ्वीराज की विजयों की बात करें तो नागार्जुन का दमन। सर नागार्जुन का दमन कब करा, 1178 ईस्वी के अंदर। देखिए ये जो नागार्जुन है ना, ये क्या है, ये पृथ्वीराज का चचेरा भाई है, चचेरा भाई है। पृथ्वीराज को देखिए दो सेना, एक सेनापति और इसके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। अगर वो नहीं होते या उन्होंने उसके साथ कोई गद्दारी की होती तो किसी भी कंडीशन के अंदर ये इतने सम्राट नहीं बन पाते, ना ही ये गद्दी पर बैठते। तो उनके सेनापति था, उनका नाम था पृथ्वीराज के जो सेनापति था, भी सेनापति को नाम हो भुवनमल, और जो सीएम जिसको मुख्यमंत्री बोलते हैं उसको क्या नाम था, जो पृथ्वीराज का, कदम दास। तो आपसे पूछ सकता है कि कदम दास किस शासक के प्रधानमंत्री थे या भुवनमल किस शासक के जो है कि सेनापति थे, पृथ्वीराज के थे। 1178 ईस्वी के अंदर अपने भाई चचेरे भाई को जो है कि उनको पराजित कर लिया था। दूसरी पृथ्वीराज की उपाधि थी भंडानको का दमन। सर ये कब है, ये 1182 ईस्वी के अंदर। सर भंडानको क्या थे, देखिए भंडानको जो थी ये एक जाति थी जो कि सतलज प्रदेश से आती थी। इसका पृथ्वीराज के समय 3 जगह अधिकार था, अलवर, भरतपुर प्लस आगरा। इन 3 जगहों के अंदर, अलवर, भरतपुर और आगरा, 3 जगहों के अंदर इनका क्या था, अधिकार था। पृथ्वीराज ने इसको हमेशा के लिए, इनको जो सतलज प्रदेश से उधर से आते थे उनको आना बैन किया और यहाँ से उनको उखाड़ फेंका। तो 2 विजय हो गई इसकी पृथ्वीराज की। तीसरी जो विजय की बात करें उसमें देखिए आप कि नागौर विजय। नागौर विजय 1182 ईस्वी के अंदर, 1182 ईस्वी के अंदर। सर नागौर विजय, देखिए नागौर विजय के अंदर आप सोच रहे हो नागौर का कोई शासक, नागौर का कोई शासक नहीं था, ये समझ में आ गया तो मैं बिठा देता हूँ आपको। नागार्जुन का दमन 1178 में, उसका चचेरा भाई था, सेनापति का नाम भुवनमल, मुख्यमंत्री का नाम कदमदास। भंडानको का जन्म 1182 ईस्वी के अंदर, जो अलवर, भरतपुर, आगरा के अंदर उनका अधिकार क्षेत्र था। नागौर विजय हम बात करेंगे तो आप इनको, एक तो देखिए पृथ्वीराज की जो विजयों का भी कालक्रम याद रखिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वीराज की विजयों का सही कालक्रम है तो नागार्जुन का दमन कब किया, भंडानको का दमन कब किया, नागौर विजय कब हुई, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आगे हम बात करें, उसका नाम है नागौर विजय 1182 ईस्वी के अंदर। नागौर विजय, नागौर विजय का देखिए कारण क्या था, ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज जो चौहान तीर्थी है इसके मध्य, और गुजरात, गुजरात का चालुक्य शासक था, उसका नाम था भीम देव सेकंड। इन दोनों के मध्य जो है कि वो नागौर विजय हुआ। क्यों, देखिए हमारे राजस्थान है ना,
राजस्थान का एक शहर पड़ता है, एक जिला है जिसका नाम है सिरोही, और सिरोही के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है आबू, और आबू की एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम क्या था? इच्छिनी। क्या नाम था? इच्छिनी। अब देखिए गुजरात सिरोही है तो सिरोही गुजरात का भी सीमावर्ती क्षेत्र है, और पृथ्वीराज का तो वैसे राजस्थान में है तो वो था ही। तो इन दोनों के विवाह के लेकर दोनों में मतभेद हुआ, जिन दोनों के मध्य जो है कि वो क्या हुआ, युद्ध हुआ, इसके अंदर पृथ्वीराज की विजय हुई। तो आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज तृतीय और गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मध्य नागौर विजय विवाद का मुख्य कारण क्या था? आबू की राजकुमारी इच्छिनी। तीसरी चौथी उसकी पृथ्वीराज की विजय की बात करें तो उनका नाम है महोबा विजय। महोबा विजय। महोबा विजय के लिए एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। ये कब हुआ? 1184 ईस्वी के अंदर तुमुल का युद्ध, महोबा विजय। महोबा विजय देखिए क्यों, क्या कारण था महोबा विजय? पृथ्वीराज की दिग्विजय नीतियों के तहत ये हुआ था। दिग्विजय का मतलब होता है कि आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनको पहले तो प्यार से समझो, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर वार करो। तो उनको हरा के अपने अधीनता स्वीकार कराओ। यदि वो अधीनता स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उनको वहां से हटा के अपना विश्वसनीय व्यक्ति को वहां का राजा बना दिया जाता था। तो ये दिग्विजय नीति के तहत महोबा के शासक थे, उनका नाम था परमवीदेव चंदेल। परमवी चंदेल और पृथ्वीराज के मध्य तुलूम का युद्ध हुआ 1184 ईस्वी के अंदर। इसमें परमवीदेव चंदेल पराजित हुआ। परमवीदेव चंदेल के दो सेनापति थे, उनका नाम था आल्हा और उद्दल। भारतीय इतिहास के अंदर बहुत पराक्रमी वीर हुए हैं ये दोनों सेनापति। कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, बहुत शानदार स्टोरी है इनकी, आल्हा उद्दल की। एग्जाम में कई बार पूछा भी क्वेश्चन गया है कि आल्हा उद्दल किस शासक के सेनापति थे? परमिरदेव चंदेल, जो कहाँ का शासक था? परमिरदेव चंदेल जो है वो कहाँ का शासक था? इनको दोनों के मध्य, परमिरदेव चंदेल और पृथ्वीराज के मध्य जो है कि वो शासक हुआ, परमिरदेव चंदेल। अब देखिए पृथ्वीराज ने ये, इसने अधीनता स्वीकार नहीं की कि हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो परमिरदेव चंदेल, तो इसकी जगह शासक पृथ्वीराज ने किसको बनाया था? पंजुराय। पंजुराय ये पृथ्वीराज का विश्वसनीय था, जिसको जो है कि वो परमिरदेव चंदेल को पराजित करके जो है कि अपना शासक किसे बनाया था? वहां का पंजुराय को। तो तुलूम का युद्ध 1184 ईस्वी के अंदर परमिरदेव चंदेल और कन्नौज के मध्य। परमिरदेव चंदेल के सेनापति थे जिनका प्रसिद्ध है आला उदल। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद में आता है तराइन का प्रथम युद्ध। कब? 1191 ईस्वी के अंदर। कहाँ लड़ा गया था? हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है करनाल। करनाल हरियाणा के अंदर 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आपको पता है किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज द्वितीय और महमूद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद गोरी इसके पृथ्वीराज के साथ कौन था? देखिए दिल्ली से कौन था? दिल्ली से था गोविंद राय, और पृथ्वीराज का सेनापति जिसका नाम था खंडेराव। ये दोनों सेनापति थे। पृथ्वीराज का सेनापति खंडेराव और दिल्ली का शासक गोविंद राज जो है उनके शासक था। देखिए बीच में एक और छूट जाता है कि पृथ्वीराज जो है ना, उन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह किया था। देखिए यदि आपने इतिहास को यदि डीपली पढ़ा है तो आपको ऋग्वेद काल अकबर आपने पढ़ा है तो वहां पर 8 प्रकार के विवाहों को उल्लेख मिलते हैं।
जिनमें गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापति विवाह, अर्श विवाह, देव विवाह, ब्रह्मा विवाह, इस प्रकार करके 8 विवाह मिलते हैं। उनमें गंधर्व विवाह, जिसको उस टाइम गंधर्व विवाह बोला जाता था, आज इस टाइम के अंदर हम उसको क्या बोल देते हैं, लव मैरिज। तो ये प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, करनाल हरियाणा के अंदर। प्रथम युद्ध के अंदर इनके साथ कौन था, गोविंद राय दिल्ली से और खंडेराव। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ तराइन का, यहाँ पर पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि महमूद जो गोरी था ना, पृथ्वीराज का सेनापति खंडेराव ने इसको घायल कर दिया, तो गोरी मैदान छोड़ के भाग गया। पृथ्वीराज ने घायल महमूद गोरी का पीछा ना करके उसे छोड़ दिया। ये पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती थी। इसका रिजल्ट उसे भुगतना पड़ा 1 साल बाद 1192 ईस्वी के अंदर। यदि इस टाइम इसको पकड़ के वहां खत्म कर देते तो नेक्स्ट युद्ध की कंडीशन ही नहीं आती। तो पृथ्वीराज की ये कमी थी कि उसको पकड़ा नहीं। अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध। आप इनको याद रखा, अगर बीच में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज के, दिल्ली से पृथ्वीराज के साथ कौन सा शासक था, गोविंद राय, तो उसको याद रखा करें। तराइन का द्वितीय युद्ध वही 1192 ईस्वी, जगह वही हरियाणा। हरियाणा के अंदर कहाँ, करनाल। करनाल के अंदर जो है कि वो लड़ा गया था, हरियाणा करनाल के अंदर। देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज ने बिल्कुल भी जोश से काम नहीं लिया। जो जितना भी काम किया ना वो होश से काम किया। अब गोरी ने क्या किया, देखिए गोरी इस समय जो है ना, गोरी लाहौर कहाँ पड़ता है, लाहौर पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। लगती लाहौर दिया, यही है ना। यहां से लाहौर से महमूद गोरी 1,20,000 सेना लेकर रवाना हुआ था पृथ्वीराज को हराने के लिए। देखिए यहां महमूद गोरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा कि महमूद गोरी ने पृथ्वीराज के दरबार में अपना एक दूत भेजा। उस दूत का नाम क्या था, पृथ्वीराज ने क्याम उल, किसके बहाने, संधि करने के बहाने, कि हम संधि कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ये इसकी क्या थी, चालाकी। इसको भेजा गया पृथ्वीराज को दरबार में क्याम उल को, क्यों, संधि के बहाने कि हम संधि करेंगे, बादशाह आ रहा है, जो भी शासक है महमूद गोरी आ रहा है, संधि करेंगे हम। लेकिन इसका वास्तविक काम क्या था कि पृथ्वीराज के दरबार में जाना और वहां से टोटल इंफॉर्मेशन लेके गोरी को देना। इसने टोटल इंफॉर्मेशन गोरी को दे दी, तो इसने पता लगा लिया कि संधि के बहाने आएगा, पृथ्वीराज ढीले हो गया। तो इसने जो है कि पूरी इंफॉर्मेशन ले ली कि पृथ्वीराज की जो सेना है उसने कहाँ पड़ाव डाल रखा है। अब पृथ्वीराज ने अपना दूसरा दूत भेजा पृथ्वीराज की सेना के अंदर, जहां पड़ाव डाला हुआ था उसका नाम था रुकनुद्दीन हमजा। रुकनुद्दीन हमजा ये दूसरा दूत है। ये कहां भेजा गया था, जहां पृथ्वीराज की सेना ने अपना पड़ाव डाल रखा था। इस सेना के पड़ाव का नेतृत्व या बोल दे इस सेना का, यहाँ पर इस समय सेनापतित्व या सेनापति जो थे यहाँ के, वो 2 थे। इनका नाम क्या था, एक का नाम था सोमेश्वर और एक का नाम था प्रताप सिंह। रुकनुद्दीन हमजा इस पड़ाव के अंदर आया, सोमेश्वर और प्रताप सिंह जो पृथ्वीराज के 2 सेनापति थे उनको अपनी ओर कर लिया। यानी पड़ाव किसके कंट्रोल में आ गया, सेना किसके कंट्रोल में होते, सेनापति, और सेनापति किसकी तरफ चला गया, गोरी की तरफ चला गया। तो आपसे एग्जामिनेशन भी पूछ ले कि महमूद गोरी ने पृथ्वीराज के दरबार में कितने दूत भेजे, 2। कौन से, एक तो क्याम उल और एक रुकनुद्दीन हमजा। अब इसकी देखिए इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना पृथ्वीराज को मिलती है कि महमूद गोरी आ चुका है और हमारे 2 सेनापति सोमेश्वर और प्रताप सिंह जो है गोरी से मिल गए। तो उन्होंने दूसरी सेना तैयार की
और उसका सेनापति बनाया जिसका नाम था उदयराज। उदयराज समय पर रवाना नहीं हो सका और गोरी की सेना धीरे धीरे आगे आ रही थी, धीरे धीरे आगे आ रही थी। तो ये दो सेनापति थे जो कि पृथ्वीराज के मोहम्मद गोरी से मिल गए। उदयराज समय पर रवाना नहीं हो सका। हारने का मेन कारण था कि सोमेश्वर और प्रताप सिंह द्वारा मोहम्मद गोरी से मतलब जो भी है मिल जाना, गठबंधन कर लेना, वो उदयराज समय पर रवाना नहीं हो सका। पृथ्वीराज, दोनों में युद्ध हुआ, पृथ्वीराज में इसकी निर्णायक रूप से पराजय हुई। तो हरियाणा के अंदर एक स्थान पर जगह पड़ती है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, सिरसा। सिरसा के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है सरस्वती। इस सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज को गोरी ने बंदी बना लिया। गोरी ने बंदी बना लिया और बंदी बना के उसको अंधा कर दिया। जो नागौर विजय हुआ था ना, अबू की राजकुमारी इच्छिनी को लेकर, उस राजकुमारी, इसकी पत्नी, जो पृथ्वीराज की पत्नी थी, गोरी से बचाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन इतनी बड़ी मुस्लिम सेना के सामने एक औरत क्या कर सकती थी? उसको तीर मार के हत्या कर दी गई और पृथ्वीराज को कहाँ ले गया मोहम्मद गोरी? गजनी। गजनी ले गया। और गजनी के अंदर ही पृथ्वीराज का जो है कि छतरी बनी हुई। छतरी आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज की छतरी कहाँ बनी हुई है? पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है गजनी के अंदर। यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज का स्मारक, तो पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है अजमेर के अंदर। यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? घोड़ा का नाम था नाठे रंबा। घोड़े का नाम क्या था? नाठे रंबा। पृथ्वीराज के, देखिए थोड़े दरबारी विद्वानों की बात करते हैं कि पृथ्वीराज के दरबार के अंदर जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विद्यापति, चंद्र बरदाई, ये इनके दरबार में रहते थे। इनको आप याद रख लीजिएगा। जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विद्यापति, चंद्र बरदाई। आपसे एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज के दरबार की शोभा नहीं बढ़ाता था? इन पांचों के नाम याद कर लो। जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, विद्यापति और चंद्र बरदाई। ये पांचों उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। आगे देखिए पृथ्वीराज के, देखिए गोरी की जो हत्या है मोहम्मद गोरी। अब देखिए गोरी की हत्या जो इतिहास में मिलती है उसी के आधार पर बताते हैं कि सिंध क्षेत्र के अंदर एक स्थान पड़ता है। उस स्थान का तो मेरे दिमाग से निकल गया। उस स्थान के ऊपर खोकर जाति के एक सैनिक ने गोरी की हत्या कर दी थी। गोरी की हत्या कर दी थी। देखिए 31 दिसंबर 2000 से भारत सरकार ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर 3 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया है। हमारे एक इतिहासकार आते हैं, उन इतिहासकार नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज के बारे में क्या कहा कि पृथ्वीराज जो था ना, पृथ्वीराज एक सुयोग्य व रहस्यमयी शासक था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज को सुयोग्य और रहस्यमयी शासक कहा है? किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद पृथ्वीराज के साथ कौन था? पृथ्वीराज के साथ था तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली का गोविंद राय, मेवाड़ से सामंत सिंह और जालोर संबर सिंह।
देखिए पृथ्वीराज के हारने का एक रीजन और भी है कि पृथ्वीराज ने आस पड़ोस से जितने भी राज्य थे उन्होंने उनसे लड़ाई करके दुश्मनी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने कोई किसी ने साथ नहीं दिया था। तो इसके कारण ये 3 शासक थे जो तराइन के दीखे युद्ध के अंदर उनके साथ थे और उनका सेनापति उदयराज था, जबकि सोमेश्वर प्रताप सिंह ने तो उनसे गद्दारी कर ली थी। इनको दिल्ली ले गया। देखिए फिर पृथ्वीराज के साथ ही अजमेर का चौहान राजवंश खत्म हो गया। इसके बाद में जो अजमेर है ना, अजमेर किसको सौंप दिया? महमूद गोरी ने ऐबक को। पहले देखिए कि 1192 से 1192 से लेके 1194 तक इसका शासक पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को सौंपा गया था, जो 1197 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना करेगा। तो पहले ये बना था, बाद में मोहम्मद गोरी के अंडर के अंदर ये आ गया था पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज मैंने आपको पढ़ा दिया कि पृथ्वीराज के विजयों के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वीराज की उपाधि क्या है, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, कौन कौन से युद्ध किए, तराइन का युद्ध क्या हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, कौन कौन से उसके दरबार में रहते थे, कब उस पर डाक टिकट जारी की, किस इतिहासकार ने उसके बारे में क्या कहा है, कौन कौन से शासक उनके साथ थे, अजमेर का शासन किनके वंश के साथ समाप्त हुआ, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार फिर से आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना समझ में आ रहा है। ठीक है।